हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बेसिक हिंदी के आज के इस नए लेक्चर में। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं रीतकाल के बारे में, जिसको उत्तर मध्यकाल के नाम से भी जाना जाता है। इससे जो पहले वाली वीडियो थी उसमें हम लोगों ने भक्तिकाल के बारे में देखा था, और उससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने आदिकाल के बारे में देखा था। तो ये आज की इस वीडियो में हम लोग रीतकाल और आधुनिक काल दोनों देखने वाले हैं। आज के बाद में हमारा हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास एंड हो जाएगा। इसके बाद में हमारी जो बुक में 9th के 10th के 11th के और 12th के जो बुक में क्वेश्चन दिए हैं हिंदी पद्य साहित्य से रिलेटेड, हम लोग उनको कवर करेंगे। उनको कवर करने के बाद में हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा खत्म हो जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो लिख लेते हैं इसका सूत्रपात कब हुआ था। तो सूत्रपात की बात करें तो ये 1643 ईस्वी से लेकर 1843 ईस्वी तक माना जाता है। अगर संवत में इसकी बात करें तो ये 1700 संवत से लेकर 1900 संवत तक माना जाता है। अगर आपको ईस्वी से संवत में निकालना है, मान लीजिए आपका यहाँ पर 1643 ईस्वी है, अगर आपको इसको संवत में कन्वर्ट करना है तो आप इसमें से 57 ऐड कर दीजिए, आपका यहाँ पर संवत में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आपको संवत से ईस्वी में निकालना है तो आप 57 माइनस कर दीजिए। फिर हम बात कर लेते हैं कि रीतकाल के अन्य नाम कौन कौन से हैं, रीतकाल को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो रीतकाल को उत्तर मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। अब रीतकाल का उत्तर मध्यकाल नाम किसने रखा, तो इसको रखा था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। इसको श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका श्रृंगार काल नाम किसने रखा था, इसको भी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने रखा था। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कला काल। श्रृंगार काल को या रीत काल को कला काल के नाम से भी जाना जाता है। इसको रखा था रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने। किसने रखा था, रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने। फिर रीत काल को अलंकृत काल भी कहा जाता है। इसको रखा था मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधुओं में 3 कवि थे जिनको मिश्र बंधु कवि कहा जाता है। फिर रीत काल को रीत श्रृंगार काल भी कहा जाता है। इसको भी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने रखा था। तो यहाँ से आपका उत्तर मध्यकाल, श्रृंगार काल और रीत श्रृंगार का ये तीनों नाम विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने रखा था। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि रीत काल को रीत काल किसने कहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि रीत काल को रीत काल का नाम किसने दिया। तो इसको रखा था रामचंद्र शुक्ल जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। नेक्स्ट हमारा आ जाता है अंधकार काल। रीत काल को अंधकार काल के नाम से भी जाना जाता है और इसको रखा था त्रिलोचन जी ने। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को रीत काल के अन्य नाम बता दिए और उस नाम को किसने रखा है वो सारी चीज़ें बता दी यहाँ पर। चलिए हम लोग चलते हैं अपने आगे के क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा आ जाता है रीतकाल। रीतकाल है क्या, तो हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल जिसमें सामान्य रूप से श्रृंगार प्रधान लक्षण है, मतलब इसमें श्रृंगार रस और श्रृंगार प्रधान लक्षणों का उपयोग किया गया है, उसे ही रीतकाल कहा जाता है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, डिफिनेशन आपसे नहीं पूछी जाती है आपको, इसलिए मेरी इंपॉर्टेंट है प्रमुख कवि और रचनाएं। मतलब रीतकाल के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं और उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो हमारे पहले कवि आ जाते हैं बिहारी, और बिहारी की रचना है सतसई, जिसमें 719 दोहे हैं। टोटल कितने दोहे हैं, 719 दोहे हैं सतसई में, और इसको किसने लिखा है, बिहारी जी ने। नेक्स्ट आ जाता है भूषण। भूषण किसकी रचना है, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक, ये दो भूषण की रचनाएं हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं केशवदास। केशवदास ने लिखा है रामचंद्रिका। आप लोग यहाँ पर एक बार तो नोट कर लीजिए, रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, छंदों का अजायब घर। इसमें रामचंद्रिका में सबसे ज़्यादा छंद पाए जाते हैं, इसलिए इसे छंदों का अजायब घर कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है केशवदास की कवि, मतलब केशवदास की कृति की ट्रिक देख लेते हैं कि केशवदास की कौन कौन सी कृतियाँ हैं, उनकी ट्रिक क्या है। तो एक यहाँ पर ट्रिक है रवि राजकर। रवि राजकर ये यहाँ पर ट्रिक है, इससे आप केशवदास की कृति को याद कर सकते हैं। रा से आपका हो जाता है रसिक प्रिया, वी से आपका हो जाता है विज्ञान गीत, रा से हो जाता है रामचंद्रिका, जा से हो जाता है आपका जहांगीर जस चंद्रिका, और रा से हो जाता है रतन बावनी, का से हो जाता है कवि प्रिया। तो आपका यहाँ पर हो जाता है रा से हो जाता है रसिक प्रिया, वी से हो जाता है विज्ञान गीत, रा से हो जाता है रामचंद्रिका, जा से हो जाता है जहांगीर जसचंद्रिका, का से हो जाता है कविप्रिया और रा से हो जाता है रतन बावनी। हालांकि यहाँ पर सीक्वेंस थोड़ा गड़बड़ा गया है, लेकिन यहाँ पर आप लोग इसको याद कर सकते हैं। इससे पूरी ट्रिक आप याद कर लीजिए और आपको यहाँ पर पूरी रचनाएं याद हो जाएंगी। फिर ये मैंने यहाँ पर देखो नोट में लिखा है रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है, जो कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि रामचंद्रिका में सबसे ज़्यादा छंद पाए जाते हैं, इसलिए इसे छंदों का अजायब घर कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि रीतकाल की प्रमुख धाराएं कौन कौन सी हैं, मतलब रीतकाल को कितनी धाराओं में बांटा गया है। तो रीतकाल को 3 धाराओं में बांटा गया है। पहला आ जाता है रीतबद्ध काव्य धारा, रीत मुक्त काव्य धारा, और तीसरा आ जाता है रीत सिद्ध काव्य धारा। पहला रीतबद्ध काव्य धारा, रीत मुक्त काव्य धारा और रीत सिद्ध काव्य धारा। चलिए एक एक करके तीनों को देख लेते हैं। तो पहला हमारा आ जाता है रीतबद्ध काव्य धारा क्या है।
रीतबद्ध काव्यधारा में वह कवि आते हैं जिन्होंने रीत ग्रंथों की रचना की है। क्या की है? रीत ग्रंथों की रचना की है, वो रीतबद्ध कवि में आते हैं। अब इसके प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? तो प्रमुख कवियों की भी मैंने यहाँ पर एक ट्रिक लिखी है। चिंता के मति भूषण पद्मा, रीतबद्ध के सहते सदमा। इस ट्रिक से आप यहाँ पर इसके प्रमुख कवियों को याद कर सकते हैं। चिंता के मति भूषण पद्मा, रीतबद्ध के सहते सदमा। तो चिंता से हो जाएगा चिंतामणि, के से हो जाएगा केशवदास, मति से हो जाएगा मतीराम, भूषण से हो जाएगा भूषण और पद्मा से हो जाएगा पद्माकर। ये 5 कवि हैं। आप लोग इन ट्रिक से इन 5 कवियों को याद कर सकते हैं। अगर बात करें इसके अन्य कवियों की कि इसके अन्य कवि कौन कौन से आते हैं, तो इसके अन्य कवि में आते हैं आचार्य कुलपति मिश्र, देव भिखारी दास, ग्वाल, सैयद गुलाम नबी और सेनापति। ये सारे जो हैं वो रीतबद्ध के अन्य कवि हैं। हालांकि ये लोग उतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं। आप लोगों के यहाँ पर चिंतामणि, केशवदास, मतीराम, भूषण और पद्माकर, ये 5 कवि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप लोग इसको ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। फिर हम लोग देख लेते हैं कि इसके प्रमुख कवि कौन कौन से हैं और उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। प्रमुख कवियों को हम लोग पहले भी देख चुके हैं। अब प्रमुख कवियों को देख लेते हैं, साथ में उनकी रचनाओं को भी देख लेते हैं। तो भूषण की रचनाएं हैं शिवा शौर्य भूषण जी की रचना है। इनकी दूसरी रचना है छत्रसाल दशक, शिवा बाऊनी, शिवराज भूषण, छत्रसाल प्रशस्त और छत्रसाल दशक। शिवा बाऊनी, शिवा शौर्य, शिवराज भूषण। तो जिसमें शिवा और छत्रसाल ये सारी चीज़ें आए तो वो भूषण की रचनाएं हैं। नेक्स्ट आ जाता है चिंतामणि ने लिखा है कविकुल कल्पतरु, इसको लिखा है चिंतामणि जी ने। नेक्स्ट हमारे आते हैं मतीराम जी ने 2 रचनाएं लिखी है, रसराज और ललित लालाम। फिर देव आ जाते हैं, देव ने लिखा है भाव विलास और भवानी विलास। फिर हमारे लास्ट आ जाते हैं भिखारी दास जी ने लिखा है काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय। ये 2 रचनाएं लिखा है भिखारी दास जी ने। नेक्स्ट हमारा दूसरा आता है रीतमुक्त काव्यधारा। अभी हम लोगों ने देखा रीतबद्ध काव्यधारा, अब हमारा नेक्स्ट स्टार्ट होता है रीतमुक्त काव्यधारा। तो इस धारा के कवि रीत के बंधन से पूर्णतः मुक्त थे। मतलब जो रीतबद्ध कवि थे उन्होंने रीत ग्रंथों की रचना की है, लेकिन जो रीत मुक्त कवि हैं आप लोग देख सकते हैं इसके नाम में ही मुक्त आता है, मतलब रीत ग्रंथों से ये मुक्त थे। इन्होंने रीत में कोई भी ग्रंथ नहीं किए हैं। उन्होंने इनके हृदय में स्वतंत्र वृत्तियों के आधार पर काव्य रचना की है। मतलब इनके हृदय में जो भी चीज़ें आती थी उन्हें स्वतंत्र रूप से अपने आधार पर काव्य की रचना कर देते थे। तो ये हो जाते हैं रीत मुक्त कवि। तो चलिए अगले हम देख लेते हैं इनके प्रमुख कवि कौन कौन से हैं और उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। इनके कवियों की भी मैंने यहाँ पर एक ट्रिक बनाई है, द्विज घबो आठा। यहाँ पर एक ट्रिक है, द्विज घबो आठा। द्विज से हो जाएंगे द्विजदेव, घा से हो जाएंगे घनानंद, बो से हो जाएंगे बोधा, आ से हो जाएंगे आलम, ठा से हो जाएंगे ठाकुर। ये 5 कवि हैं जो कि रीतमुक्त कवि हैं। द्विज घबो आठा। तो द्विज से द्विजदेव, घा से घनानंद, बो से बोधा, आ से आलम, ठा से ठाकुर। तो ये 5 कवि हो जाएंगे इसके प्रमुख कवि। अब इन्होंने क्या क्या रचनाएं की हैं इसको देख लेते हैं। तो द्विजदेव जी ने लिखा है श्रृंगार बतीसी और श्रृंगार चालीसी लिखा है द्विजदेव जी ने। घनानंद जी ने लिखा है सुजान हित प्रबंध। बोधा जी ने लिखा है बिरह परवारीस और इश्कनामा जिसमें से इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रचना हो जाती है। इश्कनामा किसने लिखा है? बोधा जी ने। आलम यहाँ पर आ जाते हैं, तो आलम में आलम केली है, मतलब आलम जी ने लिखा है आलम केली। ठाकुर तो ठाकुर ठसक। तो ये 2 रचनाएं आप आसानी से याद कर सकते हैं क्योंकि इनके आगे ही इनके कवियों के नाम हैं। आलम केल में आलम है और ठाकुर ठसक में ठाकुर है। तो इन दोनों से आप याद कर सकते हैं कि आलम केल को लिखा है आलम जी ने और ठाकुर ठसक को लिखा है ठाकुर जी ने। नेक्स्ट हमारे लास्ट आ जाता है कि रीत सिद्ध काव्यधारा। अभी हम लोगों ने देखा रीतबद्ध काव्यधारा, रीत मुक्त काव्यधारा, अब हमारा लास्ट आ जाता है रीत सिद्ध काव्यधारा। तो इस वर्ग में वह कवि आते हैं जिन्होंने रीत ग्रंथ नहीं लिखे। मतलब वह कवि आ जाते हैं जो उन्होंने रीत ग्रंथों की रचना तो नहीं की है, लेकिन रीत की भली भांति जानकारी रखते थे। मतलब रीत के बारे में उनको जानकारी तो थी पर उन्होंने उसमें ग्रंथ में रचना नहीं की है। इन्होंने अपनी रीत विषयक जानकारी का प्रयोग अपने ग्रंथों में पूरा पूरा किया है। मतलब इनको जो रीत से संबंधित जानकारी है उसका यूज अपने यहाँ पर ग्रंथों में किया है, लेकिन इन्होंने रीत ग्रंथों की रचना नहीं की है। तो ये हो जाते हैं रीत सिद्ध काव्यधारा या फिर रीत सिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि। अब इसके प्रमुख कवि की बात कर लेते हैं तो इसमें केवल एक ही कवि आते हैं। यहाँ पर आते हैं केवल बिहारी, और बिहारी की एकमात्र रचना है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई में टोटल 719 दोहे हैं। तो बिहारी जी रीत सिद्ध कवि के एक प्रमुख कवि माने जाते हैं और इनकी एक रचना है बिहारी सतसई। अब हम लोग देख लेते हैं अपना लास्ट टॉपिक, रीत काल की प्रमुख विशेषताएं। मतलब रीत काल की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पहली हमारी रीत काल की विशेषता आ जाती है रीत निरूपण, दूसरी आ जाती है श्रृंगारिकता, तीसरी आ जाती है रास प्रशस्ति।
ये 3 रचनाएं इंपॉर्टेंट है, ये 3 विशेषताएं इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा आ जाता है भक्ति एवं रीत की प्रवृत्तियाँ, रीत लक्षणों का ग्रंथों का प्रयोग, नारी सौंदर्य का चित्रण और कवियों द्वारा राजाओं की प्रशंसा, ये भी विशेषताएं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अलंकारिकता एवं ब्रजभाषा का प्रचुर प्रयोग। तो आप यहाँ पर इनकी 8 विशेषताएं मैंने यहाँ पर लिखी है, आप 2-3 को याद कर लीजिए जो कि आपसे पेपर में पूछी जाएंगी, और आप उसे सिंपली से लिख सकते हैं। रीत, निरूपण, श्रृंगारिकता, राज प्रशस्त और कवियों द्वारा राजाओं की प्रशंसा, ये 4 विशेषताएं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे याद कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं आधुनिक काल के बारे में। आधुनिक काल के बारे में हम लोग पहले ही हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में पढ़ चुके हैं। हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में हम लोग भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रयोगवादी युग, प्रगतिवादी युग, नई कविता के युग, हर एक चीज़ को अच्छे से डिटेल में बात करें हैं। तो हम लोग यहाँ पर केवल एक चार्ट के माध्यम से इसको समझेंगे, बाकी हम लोग इसको पहले ही कवर कर चुके हैं, तो दोबारा इसे पढ़ने की कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं एक चार्ट के माध्यम से आप लोगों को सारी कवियों को बता देता हूँ, और बाकी लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, पूरी प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर पर पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और प्रयोगवादी, ये सारी युग को पढ़ सकते हैं अच्छे से। तो हम लोग चलिए इसके चार्ट को देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं के चार्ट को लिखा है, तो मैं इसे जूम आउट कर लेता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए, यहाँ पर हमारा पहला आ जाता है भारतीय युग। भारतीय युग के प्रमुख कवि हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र और श्रीधर पाठक। तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने लिखा है प्रेम माधुरी, और श्रीधर पाठक जी ने लिखा है कश्मीर सुषमा। श्रीधर पाठक जी ने लिखा है कश्मीर सुषमा, और भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने लिखा है प्रेम माधुरी। नेक्स्ट हमारा आ जाता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग के 2 प्रमुख कवि हैं मैथिली शरण गुप्त और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, जिसमें मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है साकेत, और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी ने लिखा है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास क्या है, एक महाकाव्य है, और साकेत भी एक महाकाव्य है। नेक्स्ट हमारे आ जाता है छायावादी युग। छायावादी युग के 2 प्रमुख कवि हैं, पहले हैं जयशंकर प्रसाद और दूसरे आ जाते हैं महादेवी वर्मा। जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है कामायनी, और महादेवी वर्मा जी ने लिखा है यामा। इसमें से कामायनी भी एक महाकाव्य है, और इसमें टोटल 15 सर्ग है। कितने सर्ग हैं, 15 सर्ग। अगर साकेत की बात करें तो साकेत में कुल 12 सर्ग हैं, और कामायनी में 15 सर्ग हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रगतिवादी युग। प्रगतिवादी युग में हो जाते हैं शिवमंगल सिंह सुमन, और दूसरे आ जाते हैं रामधारी सिंह दिनकर। शिवमंगल सिंह सुमन जी ने लिखा है प्रलय सृजन, और रामधारी सिंह दिनकर जी की एक बहुत प्रसिद्ध रचना है उर्वशी। उर्वशी के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। हमारा नेक्स्ट आ जाता है प्रयोगवादी युग। प्रयोगवादी युग के 2 प्रमुख कवि हैं, पहला है अज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम अगर आपसे कोई पूछे तो बताना सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। दूसरे आ जाते हैं नागार्जुन। अज्ञेय जी ने लिखा है आंगन के पार द्वार, और नागार्जुन जी ने लिखा है प्यासी पथराई आंखें। तो ये 2 रचनाएं हो जाती हैं अज्ञेय और नागार्जुन जी की। नेक्स्ट हमारा आ जाता है नई कविता का युग। इसके 2 प्रमुख कवि हो जाते हैं, पहले हो जाते हैं गिरजा कुमार माथुर, और दूसरे हो जाते हैं भवानी प्रसाद मिश्र। गिरजा कुमार माथुर जी ने लिखा है धूप के धान, और भवानी प्रसाद मिश्र जी ने लिखा है खुशबू के शिलालेख। तो हम लोगों ने इस चार्ट के माध्यम से आधुनिक काल के जितने काल थे, भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी और नई कविता का युग, सारे युग को कवर कर लिया। बाकी इसके डिटेल्स वीडियो ऑलरेडी चैनल पर पड़ी हुई हैं, आप वहां से जाकर प्लेलिस्ट से इसे अच्छे से रीड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में यहीं तक। हम लोग नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास का, जो हमारे बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको कवर करने के बाद में हम लोग आगे अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में।